Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to discuss about the first Carnatic War or you may say in हिंदी प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इस युद्ध पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में पिछले वीडियोस में देखा कि चार प्रमुख यूरोपीय देश, ठीक है, यहां पर यह है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल, उसके अलावा यहां पर डच है यानी नीदरलैंड वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटेन है, यहां पर ये ब्रिटेन है और यहां पर ये फ्रांस है। ये चार प्रमुख यूरोपीय देश, ऐसे तो डेनमार्क और स्वीडन भी आया लेकिन हमें इन चारों यूरोपीय देशों को ही पढ़ना है। पुर्तगाल, यहां पे डच यानी नीदरलैंड वाले, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश, और ये कहते हैं फ्रांस, फ्रांसीसी। ये जो है ये भारत आते हैं समुद्री मार्ग से व्यापार के इरादे से। और ये यूरोपीय देश कैसे कैसे भारत पहुंचते हैं, देखिए सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचता है, P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज, और ये आता है 1498 में। डच यानी कि नीदरलैंड वाले आते हैं 1595-96 में। E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, ये आते हैं 1600 में। और F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। तो ये यूरोपीय देशों के आने का क्रम यहां पर है। और ये भारत और अन्य पूर्वी देशों जैसे इंडोनेशिया हो गया पूर्वी देश, तो इन सबसे व्यापार करने के लिए ये अपनी अपनी कंपनी का गठन भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1498 में। देखिए यहां पर भारत आने का क्रम है और ये कंपनियों के गठन का क्रम है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो ये यूरोपीय देशों के भारत आने का क्रम है और ये इनके द्वारा गठित कंपनियों का क्रम है। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इस क्रम से सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये चार प्रमुख यूरोपीय देशों को ही पढ़ना है, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि अंग्रेजों के बाद डेनमार्क वाले आते हैं, तब फ्रांस आता है और अंत में स्वीडन आता है, ठीक है। तो उस क्रम को भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान जो है वो चौथा है, वो चौथा है। तो इसको कहेगा कि क्या स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो चौथा नहीं है, ये पांचवा है क्योंकि फ्रांसीसी के पहले डेनिश आ चुके थे, डेनमार्क वाले, और फ्रांसीसियों के बाद कौन आएगा, स्वीडन आएगा। लेकिन चूंकि हमें चार यूरोपीय देशों को ही प्रमुख रूप से पढ़ना है इन्हीं के बारे में, इसलिए हमने यहां पर चार को लिखा हुआ है। लेकिन उस क्रम को भी याद रखना है आपको। देखिए अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों के पहले डेनमार्क वाले आ जाते हैं और फ्रांसीसियों के बाद स्वीडन आ जाएगा, ठीक है। ये स्वीडन, एस मैं लिख रहा हूं, एस स्टैंड्स फॉर स्वीडन, उसके बाद ये स्वीडन आ जाएगा। तो इस क्रम को भी याद रखिएगा, लेकिन हमें इन चारों को ही पढ़ना है। बस यहां ध्यान ये रखना है कि भारत आने के क्रम में और कंपनियों के गठन के क्रम में एक बात पर ध्यान ये रखना है, मैं बार बार बताता हूं कि डच भारत आए थे अंग्रेजों से पहले, लेकिन डचों की कंपनी का गठन अंग्रेजों के बाद होता है। देखिए डच 1595-96 में आए, जबकि अंग्रेज आते हैं 1600 में। यहां पर अंग्रेज देखिए 1600 में इन्होंने कंपनी का गठन कर लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन डचों की कंपनी का गठन 1602 में होता है, यानी कि अंग्रेजों के बाद होता है। तो इन दोनों पर खाली आपको ध्यान देना है कि इससे सवाल कई बार बन जाते हैं और कहीं सिर्फ आप यही क्रम याद रखें या यही क्रम याद रखें तो गलती करने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए दोनों क्रम को आप याद रखें। तो यहां पर हमने देखा था कि ये चारों यूरोपीय कंपनियां इस समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचेंगी व्यापार के इरादे से। और भारत पहुंचने का कारण भी मैंने बताया था, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का कारण भी मैंने बताया था कि पहले मध्यकाल में इन दो रूट से व्यापार यूरोप का होता था, यूरोप और भारत का। यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत डिमांड थी क्योंकि वहाँ का जो यूरोप का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ ठंड पड़ती है और वहाँ लोग मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो जबकि मैं बात कर रहा हूँ मध्यकाल की, उस समय रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। तो
इनको मांस को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए इनको भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। इसलिए यूरोप और भारत का जो व्यापार था वो यूरोप के लिहाज से बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इन दो मार्गों से वो व्यापार किया करते थे। एक ये सड़क मार्ग था, भारत और आज का समय देखें तो पाकिस्तान, उस समय ये पाकिस्तान भी भारत ही था, तो भारत और आज के समय में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की होके ये लोग यूरोप पहुंचते थे। ठीक है, यूरोप पहुंचते थे सड़क के मार्ग से। और एक रास्ता था कि ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। ये जो अरब सागर है, यहां पर देखिए, यहां पर भारत से, यहां से बंदरगाहों से सामान चढ़ा लिया जाएगा और जहाजों पे, और फिर ये फारस की खाड़ी या फिर लाल सागर से सामान पानी में ले जाया जाएगा और फिर यहां पर कुछ दूर ये अरबियन पेनिसुला पे जमीन पे उतार लिया जाएगा। और उसके बाद अरबियन पेनिसुला पे चलने के बाद ये जो हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में फिर सामान को उतारा जाएगा और फिर भूमध्य सागर में सामान को उतारकर जहाजों से यूरोप के पूर्वी तट पर पड़ने वाले देशों पर ले जाया जाएगा और वहां के बंदरगाहों पर उतार लिया जाएगा, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और यहां पर उतार लिया जाएगा और फिर यहां पे उतार के पूरे यूरोप में उन सामानों की सप्लाई होगी। तो यही दो रूट थे, मैंने बताया था। एक रूट ये था, भारत से लोग तुर्की पहुंचते थे और तुर्की से फिर यूरोप पहुंचते थे, और दूसरा मार्ग ये था कि ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। अब देखिए ये दोनों रूट बंद हो जाते हैं 1453 के बाद, क्योंकि देखिए यहां पर एक जगह पड़ता था, मैंने बताया था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया ये जगह था, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कहा जाता था, या आज के समय में इसे इस्तांबुल कहा जाता है, ये आज तुर्की के कंट्रोल में है। तो होता क्या था कि भारत से सड़क मार्ग से जब लोग यूरोप पहुंचते थे तो तुर्की जाना अनिवार्य होता था, और तुर्की जाना अनिवार्य होता था तो तुर्की पहुंचकर लोग यहां पर एक जल संधि होती थी। देखिए इस तरह से, ये यहां पर ये तुर्की हो गया और ये यूरोप हो गया, और यहीं पे ये जो लाल वाला पार्ट है कुस्तुनतुनिया था, और यहां पे एक जल संधि आती थी, बास्पोरस की जल संधि, इधर काला सागर इधर मरमरा सागर, दोनों को मिलाती थी बास्पोरस की जल संधि। तो तुर्की से होकर जैसे ही लोग बास्पोरस की जल संधि को पार करेंगे तो कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे, और कुस्तुनतुनिया पहुंचने के बाद यूरोप में इनका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन देखिए ये कुस्तुनतुनिया जो था ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य कहें या बैजेंतिया साम्राज्य कहें या बैजेंटाइन एम्पायर कहें, ठीक है। लेकिन 1453 में एक घटना होती है कि तुर्की से एक उस्मानिया साम्राज्य या ऑटोमन तुर्क्स एम्पायर का उदय होता है, और ये ऑटोमन तुर्क्स इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा देते हैं और कुस्तुनतुनिया पर इस तरह से अधिकार उनका हो जाता है, क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है, और इस तरह से ये जो कुस्तुनतुनिया है या कॉन्स्टेंटिनोपल है ये तुर्की के नियंत्रण में आ जाता है। और फिर तुर्की के नियंत्रण में आने के बाद तुर्की वाले ये रास्ता बंद कर देंगे, ठीक है। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर ये अरब नियंत्रण वाला रास्ता बचेगा, और इस पर किसकी मोनोपोली रहती है? इस पर अरबों की मोनोपोली होती है। लेकिन पहले दो मार्ग थे, एक ये मार्ग था और एक ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था। लेकिन एक मार्ग जब बंद हो गया तो अरब नियंत्रण वाले मार्ग पर अरबों की मोनोपोली हो गई। ये भी तमाम तरह से व्यापारियों को परेशान करने लगे, तो व्यापारी क्या करेंगे, इस रास्ते को भी छोड़ देंगे, और इस तरह से ये दोनों रूट जो है यूरोप पहुंचने के ये बंद हो जाएंगे। और उसके बाद फिर तलाश होगी यूरोपीय देशों के द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की। और इसी क्रम में सबसे पहले कोलंबस इस स्पेन से निकलेगा, ये स्पेन है, यहां से कोलंबस निकलेगा और भारत की खोज में ये स्पेन से निकलता है, लेकिन रास्ता भटक कर ये पहुंच जाएगा अमेरिका और अमेरिका की खोज कर देगा। लेकिन पुर्तगाल से निकलेगा वास्को डी गामा 1498 में, और उसके बाद कोलंबस के बाद पुर्तगाल से, ये पुर्तगाल है, यही पुर्तगाल है, तो यहां से वास्को डी गामा निकलता है 1497 में निकलेगा, और 1498 में ये अफ्रीका के पश्चिमी तट को क्रॉस करते हुए
पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए ये इस तरह से यहाँ भारत पहुंच जाएगा और कालीकट पहुंचेगा। तो इस तरह से पुर्तगाल प्रथम देश हो गया भारत पहुंचने वाला। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचेगा। फिर डच आते हैं, यही डच मैंने बताया, ये डच है यहां पर, ठीक है, ये डच है यानी नीदरलैंड वाले हैं। पुराना नाम नीदरलैंड का हॉलैंड है, ये समझ लीजिए। उसके बाद ब्रिटिशर्स, यही ब्रिटेन है, एक आइलैंड है ब्रिटेन है ये, ठीक है। और सबसे अंत में यही फ्रांसीसी आते हैं, ये फ्रांसीसी सबसे अंत में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ब्रीफ ले लिया कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो 4 प्रमुख कंपनियां ये भारत पहुंचती हैं और उसके बाद क्या होगा कि ये बारी बारी से पहुंचती हैं। सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचेगा, लेकिन पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छीन कर देंगे, कम कर देंगे, कौन कमजोर कर देंगे, ये डच। और फिर डचों की शक्ति को भारत में कम करेंगे कौन, ये ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ठीक है। और फाइनली कौन आता है, फ्रांस आता है। तो इस तरह से देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी जब भारत में हैं उस समय पोर्टुगीज भी कमजोर हो चुके हैं और डच भी कमजोर हो चुके हैं, और 2 ही यूरोपीय देश, या आप कह सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी बच जाते हैं। यहां पर देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी बच जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया पुर्तगाल सबसे पहले आया, उसकी शक्ति को भारत में कमजोर करेगा कौन, डच, और डचों की शक्ति को कमजोर करेंगे अंग्रेज। तो अब अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया और फिर बाद में फ्रांस आ जाता है यहां पर। तो 2 ही शक्तिशाली देश भारत में बचते हैं, या 2 ही शक्तिशाली यूरोपीय कंपनियां भारत में बचती हैं। और अब क्या होगा, ये दोनों कंपनियां भारत में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी, भारत में अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगी, और इसी लड़ाई को कहा जाता है कर्नाटक वॉर, कर्नाटक युद्ध। तो देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, इसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझ लेना जरूरी है कि कर्नाटक का क्षेत्र कहां था, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो पहले मैं ये बता दूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध पे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो आज का कर्नाटक है वो कर्नाटक किस तरफ है, देखिएगा ये उस समय का जो मैसूर स्टेट था, ठीक है ना, वो आज का कर्नाटक है, और ये है आपको मालाबार तट की तरफ। लेकिन अगर हम जब कर्नाटक वॉर की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में हुए थे, तो उस समय कर्नाटक का क्षेत्र ये था, ध्यान रखिए, यही कर्नाटक था। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, इसको मालाबार तट कहते हैं। तो यूरोपियंस जो थे वो कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को उस समय कहा करते थे कर्नाटक, ठीक है ना। तो ये जो कर्नाटक वार हुए, तो कर्नाटक युद्ध का जो लोकेशन था वो ये वाला क्षेत्र था, इसलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा। कर्नाटक युद्ध का जो लोकेशन होगा, वो लोकेशन ये होगा, देख लीजिए, यही कर्नाटक होगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। आज के मैप में आप देखेंगे तो आपको ये कर्नाटक इधर दिखाई देगा, लेकिन उस समय का कर्नाटक किधर था, इधर था, ठीक है ना। किस तरफ, किस तट की तरफ, कोरोमंडल तट की तरफ। आज का कर्नाटक किधर है, मालाबार तट की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूरोपियन जो थे ना वो क्या करते थे कि वो ये जो कोरोमंडल तट है और उसके अंदरूनी भाग को कहा करते थे कर्नाटक। तो जो कर्नाटक वार हुए वो कर्नाटक वार इसी क्षेत्र में हुए। तो ध्यान रखिएगा इसका लोकेशन, कंफ्यूज मत होइएगा आज के कर्नाटक से। इसीलिए बहुत सारे क्लासेस में सिर्फ कर्नाटक वार जब बता दिया जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर कर्नाटक का लोकेशन इधर कैसे हो गया। इसलिए इस बात को समझिएगा कि उस समय का कर्नाटक इधर था, आज का कर्नाटक इधर है। यही लोकेशन था कर्नाटक युद्धों का। और यह कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। किसके बीच की लड़ाई थी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। किस लिए भाई, भारत में अपने वजूद को बचाने के लिए, भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और इस लड़ाई में 3 युद्ध होंगे। आप देखेंगे कि अंततः ब्रिटेन जो है उसकी जीत होती है और उसके बाद ब्रिटेन पूरी तरह से भारत में
अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब होगा। और उसी समय से एक तरह से देखेंगे तो एक छत्र राज ब्रिटेन का होगा इन 4 यूरोपीय देशों में। और ब्रिटेन उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद होता है। आप जानते हैं 1947 तक ब्रिटेन यहां पर रहता है, ठीक है, उसकी सत्ता यहां पे चलती है। तो ये सब चीज जो है आपको जानना चाहिए। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में था? ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच में, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये है ब्रिटेन, मैंने बार बार बताया, ये है ब्रिटेन, देखिए एक आइलैंड है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये है फ्रांस और ये है ब्रिटेन, ठीक है, यही ब्रिटेन है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच 3 लड़ाइयां होती हैं कर्नाटक युद्ध में इस क्षेत्र में, और ये लड़ाई 1746 से शुरू होगी और 1763 तक चलेगी। हाँ, 1746 से लेकर 63 तक 3 कर्नाटक युद्ध होंगे, यानी इस क्षेत्र में होंगे, ठीक है। और पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच होगा, ठीक है। और इसका रीजन ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, इसे अभी हम डिटेल समझेंगे। क्योंकि मैंने एक टेबल बना दिया है कि कई बार इसी टेबल से सवाल आ जाएगा। रीजन क्या था? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या। और कैसे खत्म हुआ? एक संधि होती है एक्स-ला-शापेल की, उसी संधि के साथ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा युद्ध 1749 से 1754, और ये कर्नाटक और हैदराबाद या उस समय राज्य थे। यहां आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा, यहां हैदराबाद था तो ये कर्नाटक का क्षेत्र था, ठीक है। ये कर्नाटक और हैदराबाद में, ये कर्नाटक है, मैंने बताया उस समय का कर्नाटक इधर है, इधर हैदराबाद हो जाएगा। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि उत्तराधिकार की समस्या यहां भी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू होगी। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में हम तीनों युद्धों को पढ़ेंगे। और ये युद्ध खत्म होगा पौंडीचेरी की ट्रीटी के साथ, संधि के साथ। और तीसरा युद्ध 1556 से 1763 तक चलेगा। यूरोप में इसका कारण क्या था, रीजन क्या था? तो यूरोप में 7 इयर्स वॉर होते हैं, सप्तवर्षीय वार, तो वहां भी ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ते हैं, फिर उस वजह से यहां भी भिड़ेंगे, ठीक है। तो ये रीजन था। और फिर पेरिस की संधि के साथ ये तीसरा और अंतिम कर्नाटक युद्ध खत्म होगा। तो ये मैंने टेबल इसलिए बना दिया है कि यहां पर आपको टाइम पीरियड, रीजन और किस ट्रीटी के साथ ये तीनों युद्धों का अंत होता है आपको एक जगह मिल जाए। बाकी हम डिटेल में जब इन तीनों को अलग अलग वीडियोस में देखेंगे तो वहां तो देखेंगे ही। आज का जो हमारा वीडियो हो रहा है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं, जो कि 1746 से 1748 तक चला था, ठीक है। यह युद्ध प्रसिद्ध है, हाँ, सेंट थॉमे और बैटल ऑफ अडयार के नाम से भी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है अडयार का युद्ध, और उसको कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। तो इस युद्ध को कई बार सेंट थॉमे के युद्ध से भी जाना जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं बैटल ऑफ अडयार, या इसी को आप कहेंगे बैटल ऑफ सेंट थॉमे। सेंट थॉमे ये मद्रास के पास यहां पे मिलेगा, यहीं पे। तो अब तक हमने देखा, देखिए जो आपको बातें याद रखनी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध यहां पर 1746 से 48 तक लड़ा जाता है, और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या के कारण भारत में यह युद्ध शुरू होगा। अभी हम इसको समझेंगे, और एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी के साथ खत्म होगा। दूसरा, ये मैंने टाइम पीरियड दे दिया, कारण दे दिया युद्ध का, संधि, और तीसरा भी वैसे ही मैंने दे दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। युद्ध किसके किसके बीच होता है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। क्यों ये युद्ध क्यों होता है? तो भारत में इन दोनों को अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाना है। 2 यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाल और डच, ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। भारत में यही 2 शक्तियां बची हुई हैं, यूरोपीय शक्तियां। तो इनके बीच जब युद्ध होगा, और इस युद्ध में जिसकी विजय होती है वो भारत पे फिर बाद में शासन करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की जीत होगी इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। सवाल पूछा जाता है कर्नाटक युद्ध के बारे में, ये रीजन क्या था भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध या द्वितीय, रीजन पूछ लिया जाएगा। किस ट्रीटी से एंड होता है ये पूछ लिया जाएगा। अच्छा, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध को हम
बैटल ऑफ अडयार के नाम से भी और बैटल ऑफ सेंट थॉमे के नाम से भी जानते हैं। अडयार एक रिवर था, हाँ रिवर है, तो उस रिवर के किनारे सेंट थॉमे के पास ही अडयार रिवर है, तो इसको बैटल ऑफ अडयार या बैटल ऑफ सेंट थॉमे भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको याद रखना है। कभी कभी मैप बना के दे देगा कि कर्नाटक किधर है, कर्नाटक वार किस क्षेत्र में हुए थे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में फर्स्ट कर्नाटक वार पे चर्चा करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। ये मैंने एक मैप बना लिया। ये अभी तक तो आपको इतना तो पता चल गया कि कर्नाटक वार क्या था। ये वजूद और अस्तित्व की लड़ाई थी किनके बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। इस युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध में कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिससे ये युद्ध फेमस है, जिसके नाम से बैटल ऑफ अडयार या बैटल ऑफ सेंट थॉमे, ठीक है। इस युद्ध का एक पार्ट है वो, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध को जाना जाता है और किस युद्ध के नाम से, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अडयार। सेंट थॉमे के पास ही अडयार रिवर है, वहीं पे हुआ था, मद्रास के पास, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर है, समझिएगा, यहां पर है हैदराबाद, ये है हैदराबाद, और ये है कर्नाटक। कर्नाटक में ये सारा क्षेत्र आ जाएगा, इधर वाला। मैंने अभी भी बताया ना कि कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को यूरोपियंस कहा करते थे कर्नाटक। आज का कर्नाटक इधर है, उस समय का कर्नाटक इधर था। तो ये जो कर्नाटक है, यहीं पे तीनों कर्नाटक वार इसी क्षेत्र में हुए थे, ठीक है। ये सब कर्नाटक वार इसी क्षेत्र में होंगे। तो अब समझिए कि ये हैदराबाद और ये कर्नाटक, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, या फिर यहां पे बंगाल हो, या फिर इधर अवध का क्षेत्र हो। ये जो क्षेत्र थे ये मुगल शासन के अंतर्गत आते थे, आप जानते हैं। लेकिन 1707 में जब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद औरंगजेब के बाद तो पपेट कठपुतली शासक आ जाते हैं, क्योंकि अब इस दौर में क्या होगा कि शासक सेकेंडरी हो जाएंगे और मंत्री संतरी जो है प्राइमरी हो जाएंगे। अब जो स्ट्रांग और मजबूत, ठीक है ना, और ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल मंत्री संतरी होंगे, वो अब राजा बनाएंगे। इसलिए जो राजा होगा वो अपने मंत्री संतरी से कमजोर होगा, और ये जो मंत्री संतरी होते थे बहुत पावरफुल होते थे, इनको किंग मेकर्स कहते थे। तो औरंगजेब के बाद सारे पपेट यानी कठपुतली शासक आए, तो केंद्रीय सत्ता जो है वो कमजोर हो गई औरंगजेब के बाद। और उसके बाद सभी जो ये मुगलों के समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य थे, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और भी कई राज्य थे, मैंने पहले बताया हुआ। तो ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। हालांकि ये अपने आप को मुगल सत्ता से अलग नहीं करते, लेकिन व्यवहार में अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं और उस तरह से स्वतंत्र राज्य की तरह और स्वतंत्र शासक की तरह यहाँ के जो चीफ होंगे वो व्यवहार करने लगेंगे। तो उसी में से यहाँ हैदराबाद और ये कर्नाटक राज्य है, ठीक है। तो यहीं पे आपको समझना है। अब देखिए, इस युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले यहां समझिए कि ये जो है यहां पर इस क्षेत्र में है मद्रास, यहीं पे कर्नाटक के क्षेत्र में ही यहां पे मद्रास है, जहां पर ये समय कब की है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होता है, 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है। तो यहां पर मद्रास में आपको पता है कि अंग्रेजों की कोठी भी थी वहां पर, ठीक है, और अंग्रेजों का यहां, ठीक है, और अंग्रेजों का यहां फैक्ट्री बनी थी और किला भी बना था। तो यहां पर मद्रास में ऑलरेडी अंग्रेज बैठे हुए हैं और अंग्रेज गवर्नर यहां पर है निकोलस मार्स, समझ लीजिएगा। और यहीं पर ये मैं 1740 के आसपास की बात बता रहा हूं, 1740 के आसपास की, ठीक है। यहां पर है कौन,
1746 के आसपास की बात बता रहा हूं, यहां से 1746, सॉरी 1740 में तो यूरोप में शुरू होगा और फिर उसका असर यहां पर आएगा। और यहां पर है पौंडीचेरी, दोनों पास पास हैं। पौंडीचेरी में यहां पर कौन है? फ्रांसीसी हैं। मद्रास में ये अंग्रेज गवर्नर, यहां पे तो अंग्रेज हैं। और पौंडीचेरी में है यहां पे फ्रांसीसी, और यहां पर इसका प्रशासक है, फ्रांसीसियों का जो प्रशासक है पौंडीचेरी में वो है डुप्ले। ठीक है, यहां पे कौन है? यहां पे अंग्रेज है मद्रास में, ध्यान रखिएगा। यहां पर मद्रास में अंग्रेज हैं और निकोलस मार्श यहां का गवर्नर है। यहां पे पौंडीचेरी में फ्रांसीसी हैं और डुप्ले यहां का प्रशासक है। ठीक है, अब होता क्या है देखिएगा, 1740 के आसपास यहां पर यूरोप में, ये यूरोप जो है, यहां पर एक देश है ऑस्ट्रिया। देखिए यहां पे आप आएंगे, ये यूरोप मैं मिटा रहा हूं बताने के लिए। ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो लाल वाला पार्ट मैं बना रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पे है, अभी मैंने बताया नीदरलैंड यानी कि डच यहीं पर है। यहीं पे आप देखेंगे तो यहां पे है जर्मनी, इधर है जर्मनी। और जर्मनी के साउथ ईस्ट में एक देश है, देखिए मैं ग्रीन से बना देता हूं, ये जर्मनी के यही छोटा सा है, ये ग्रीन से मैं बना देता हूं, इस तरफ मैं ऐसे लकीर, यहीं पे आप देखेंगे साउथ ईस्ट में जर्मनी के। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यही क्या है? यही है ऑस्ट्रिया। तो होता क्या है कि 1740 में ऑस्ट्रिया के शासक की मृत्यु हो जाएगी और वहां उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए फर्स्ट कर्नाटक वॉर का मैं रीजन बता रहा हूं, इसका रीजन मैं लिख दूं, इसका रीजन उत्तराधिकार की समस्या कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का लोकेशन मैंने दिखाया कहां पे है? यूरोप में। तो यहां पर यहां के शासक की मृत्यु होती है और वहां उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यहां पर जो ऑस्ट्रिया का शासक है उसका कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री है। तो कुछ देश और लोग चाहते हैं वहां के कि उसकी पुत्री को बना दिया जाए, लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इस बात को लेकर वहां पे बहुत सारे देश जो है यहां पर आपस में भिड़ जाते हैं, बहुत सारे देशों में तनातनी होने लगती है। और इस बात को लेकर यहां पर ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, ये भी भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते हैं कि जो भी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बने वो ऐसा हो जो उनको फायदा पहुंचाए। यानी ब्रिटेन चाहता है कि ऐसा शासक बने जिससे ब्रिटेन को फायदा हो, फ्रांस चाहता है कि ऐसा शासक बने जिससे फ्रांस को फायदा हो। तो इस बात को लेकर भिड़ते हैं दोनों यहां पर यूरोप में। तो देखिए ऐसा होता भी है, हम आज भी चाहते हैं ना कि हमारा जो भी पड़ोसी देश है वहां का शासक यहाँ या वहां का गवर्नमेंट हेड ऐसा हो जो हमारे देश के फेवर में काम करे। हर देश यही चाहता है। तो यही तो ब्रिटेन और फ्रांस भी चाह रहे थे कि इस ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की समस्या जो है और वहां पर जो शासक बने, ठीक है, वो उनका फेवर करे। यानी ब्रिटेन चाहता है ब्रिटेन का फेवर करे और फ्रांस चाहता है फ्रांस का फेवर करे। यानी दोनों अपने अपने फेवरेबल कैंडिडेट को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। और इस बात को लेकर दोनों ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भिड़ जाते हैं। अब ब्रिटेन और फ्रांस जब यूरोप में भिड़ते हैं तो उसका असर भारत तक भी पहुंचेगा। ठीक है, उसका असर भारत तक भी पहुंचेगा। और भारत तक जब पहुंचेगा, जब ये भिड़ते हैं
यूरोप में वो समय है 1740। 1740 में ये यूरोप में उत्तराधिकार की समस्या शुरू हो जाती है और वहां संघर्ष शुरू हो जाएगा। और ये खबर पहुंचेगी कब भारत में? 1746 में, 1746 में, जब यहां पर मैंने अभी भी बताया मद्रास में निकोलस मार्श है जो कि अंग्रेजों को का गवर्नर है मद्रास में, और पौंडीचेरी जो फ्रांसीसी जहां पे हैं, हाँ इनका हेडक्वार्टर्स है पौंडीचेरी, तो यहां पर इसका प्रशासक डुप्ले है फ्रांसीसियों का। तो सब यहां पे ये हैं ऑलरेडी बने हुए। 1740 में ये घटना होती है और 1746 तक भारत ये बात पहुंच जाएगी कि ऐसा ऐसा वहां हो रहा है। तो 1746 तक बात यहां पहुंचेगी तो ऑब्वियस है यहां पर निकोलस मार्क्स, यहां पर डुप्ले दोनों समझ जाएंगे कि भाई यहां पर ये भिड़े हुए हैं ब्रिटेन और फ्रांस, तो निश्चित तौर पर ये इस लड़ाई की संभावना यहां पर भी है कर्नाटक के क्षेत्र में। ठीक है ना, कर्नाटक के क्षेत्र में भी लड़ाई की संभावना है, किसमें? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। तो अब क्या होगा कि देखिए आपको पता है कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज नौसेना में इनकी बहुत मजबूत थी, अंग्रेजों की नेवी इनकी बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है ना, यहां पर अंग्रेजों की नेवी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेवी के क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में काम भी बहुत किया है। और इसका रीजन भी था, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जब पुनर्जागरण का दौर चलता है तो उसमें पुनर्जागरण का सबसे ज्यादा फायदा इस ब्रिटेन को मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे ज्यादा कल कारखाने विकसित हुए। ठीक है, वहां मशीनें बनी और आप देखेंगे कि वहां नौसेना, जलयान, पानी के जहाज के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसका कारण भी था क्योंकि ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है ना, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है। ठीक है, अब चारों तरफ अगर पानी है तो इसको थल सेना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थल सेना की आवश्यकता नहीं है तो फोकस कहां पे करेगा? अपने नेवी पे करेगा, पानी के जहाज पे करेगा, नौकायान पे करेगा, जलयान पे करेगा। ठीक है, और अपने नौसेना पे करेगा। और दूसरी बात यह है कि यहां पर इसकी सीमा भी किसी देश, थलीय सीमा भी मतलब स्थल सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती, तो सीमा विवाद के झंझट और समस्याओं से भी ये इसको निजात मिली हुई है। इसके साथ कोई स्थल सीमा का कोई विवाद तो है नहीं ब्रिटेन का, तो एक तरफ से ये निश्चिंत है। तो इन सब कारणों से ब्रिटेन पूरा फोकस कर रहा है अपने नौसेना पर पुनर्जागरण के दौर में भी, और पुनर्जागरण के दौर में इसने अपने नौसेना का बहुत ज्यादा विकास किया। हाँ, इसके यहाँ जलयान बने, इसके यहाँ पानी के जहाज बनाए गए और इस तरह से ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत हो गई। कई बार यह सवाल भी पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को मिला था, क्यों? तो ये आप इन सब पॉइंट्स को वहां पे रखेंगे, ये जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे, और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये भी उनमें जोड़ा जाएगा कि सीमा विवाद नहीं था ब्रिटेन का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की स्थलीय सीमा तो किसी देश से लगती नहीं थी, थल सेना की इसको जरूरत नहीं थी, इसलिए पूरा का पूरा फोकस जो था ये नौसेना पर था, क्योंकि ये तो एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी है। ठीक है, अब डुप्ले जो है इस बात से भली भांति परिचित है कि अंग्रेजों की नौसेना का कोई तोड़ नहीं है अभी उस दौर में, क्योंकि नौसेना में उनकी नेवी जो है, उनकी नौसेना है बहुत मजबूत है। तो इसको लगता है कि अगर यहां पर युद्ध होता है तो हो सकता है कि फ्रांसीसियों को नुकसान उठाना पड़े यहां पे। ठीक है, तो ये पहुंचता है मद्रास के गवर्नर, जो यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर है निकोलस मार्श, उसके पास, और कहता है कि भाई देखिए, भले ही ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या हो और उसको लेकर वहां ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़े हुए हैं, ये ब्रिटेन और ये फ्रांस, ठीक है, यूरोप में भिड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या है, इसको लेकर ये दोनों आपस में जूझ रहे हैं। लेकिन हम तो यहां व्यापार करने के लिए आए हैं, हमारा मकसद यहां व्यापार करना होना चाहिए। ठीक है,
तो हम जो है, हमारा मतलब बस व्यापार करने से होना चाहिए, हम इस लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो निकोलस मार्क्स भी कहता है कि हाँ सोचेंगे इस पे, हालांकि स्पष्ट जवाब नहीं देता है, कहता है सोचेंगे। तो जब ये देखता है कि भाई हाँ ना में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तो ये क्या करेगा, डुप्ले पहुंचेगा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन है कर्नाटक का नवाब, ये इसके पास पहुंचेगा और कहेगा कि देखिए भाई ऐसी ऐसी बात है और युद्ध आपके क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्यों हंगामा हो, क्यों तमाशा हो। तो अनवरुद्दीन भी कहता है हाँ भाई आप लोग शांति बनाए रखिए, व्यापार के लिए आए हैं, आप लोग व्यापार कीजिए, हमारे क्षेत्र में युद्ध क्यों हो। और दोनों को, एक डुप्ले को भी और एक निकोलस मार्क्स को भी एक एक लेटर भेज देता है कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए, ठीक है। लेकिन तब तक कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना को भेज दिया जाता है निकोलस मार्क्स के मदद के लिए, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, 1700, फिर से समझिएगा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या हो रही है 1740 में, इसको लेकर यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस भिड़ रहे हैं। 1746 तक ये घटना पहुंचती है भारत, और उस समय भारत का जो ये क्षेत्र है कर्नाटक क्षेत्र, वहां पे मद्रास में अंग्रेज हैं और यहां पर इनका जो गवर्नर है निकोलस मार्क्स है, और यहां पर पांडिचेरी में, कर्नाटक का दूसरा क्षेत्र यहां पे पांडिचेरी में फ्रांसीसी हैं और इसका प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जो है डुप्ले है, ठीक है। तो यहां भी संभावना बन गई है और डुप्ले अपनी तरीके से चाहता है कि युद्ध ना हो, बावजूद सब कुछ के बावजूद, हाँ अनवरुद्दीन को बताने के बावजूद, अनवरुद्दीन इन दोनों को लेटर भी जारी करता है, सब कुछ के बावजूद ये सब घटनाएं हो गई। कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में, कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में एक सेना अंग्रेजों के लिए, एक अंग्रेजी सेना जो है वो भेज दी जाती है भारत, ठीक है, भारत भेज दी जाती है। अब क्या होगा कि डुप्ले को भी किसी तरह से खबर लग जाती है कि भाई एक सेना जो अंग्रेजी सेना जो है वो चल चुकी है निकोलस मार्क्स की मदद के लिए मद्रास में, तो ये अपना भी तो सेफ्टी चाहेगा। अब ये क्या करता है डुप्ले कि यहां पर देखिए अफ्रीका के पास एक जगह है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के बिल्कुल आप ईस्ट में देखेंगे तो ये एक जगह है, और ये जगह कौन सा है, ये है मॉरिशस। ये मॉरिशस जो है ये यहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा है, यहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा है, ठीक है। और यहां पर इनका गवर्नर जो है वो है ला ब्रूडेने, यहां पे फ्रांस का कब्जा है, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रांस है यहां पर फ्रांस, और यहां पर इसका गवर्नर जो है ला ब्रूडेने यहां पे इसका गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर। तो जब डुप्ले को खबर मिलती है कि कमांडर बार्नेट इधर से चल चुका है एक अंग्रेजी सेना को लेकर, यहां पे सेना लिख लीजिए, अंग्रेजी सेना को लेकर, तो ये मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रूडेने को बुला लेता है। डुप्ले कहां पे, देखिए यहां मॉरिशस से ला ब्रूडेने चलेगा और ये पहुंच जाएगा भारत, ये भारत बुलाया जाएगा इधर, ठीक है, भारत बुला लिया जाएगा इधर, और ला ब्रूडेने को इस मॉरिशस से भारत बुला लिया जाएगा, ला ब्रूडेने को किसके द्वारा, डुप्ले के द्वारा। अब देखिए इधर से पहुंच रहा है अंग्रेजी सेना लेकर कमांडर बार्नेट अंग्रेजों की मदद के लिए मद्रास में, और इधर से डुप्ले ने बुला लिया कहां पे, इस तरफ भारत में पांडिचेरी की तरफ बुला लिया, किसे, मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रूडेने को, क्योंकि मॉरिशस का यह फ्रांसीसी गवर्नर है, मॉरिशस पे उस समय फ्रांस का ही कब्जा था। लेकिन पहले लड़ाई शुरू कर देंगे ये अंग्रेज, और अंग्रेज क्या करेंगे, कमांडर बार्नेट जो है कि सेना जो है, कमांडर बार्नेट की सेना जो है ये क्या करेगी, फ्रांसीसी जहाज पर
एक फ्रांसीसी जहाज पर ये कब्जा कर लेंगे, उसे तोड़ देंगे और पानी में डुबा देंगे। ठीक है, इनका फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा हो जाएगा। तब क्या होगा इसके बाद कि ये ला ब्रूडेने और डुप्ले मिलकर अटैक करेंगे। कहां पे? मद्रास पे। अब तो ला ब्रूडेने है डुप्ले के पास, तो अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ला ब्रूडेने, डुप्ले प्लस ला ब्रूडेने, डुप्ले प्लस ला ब्रूडेने, ब्रूडेने ये क्या करते हैं कि अटैक करते हैं मद्रास पर, और ये दोनों मिलके मद्रास पर कब्जा कर लेंगे। देखिए मद्रास अब फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। ठीक है, ये मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। अब जो ला ब्रूडेने है ये थोड़ा लालची है। जब मद्रास ये जीत लेते हैं, जब ये मद्रास जीत लेंगे फ्रांसीसी, डुप्ले और ला ब्रूडेने मिलके, तो ला ब्रूडेने कहेगा डुप्ले से कि भाई अब तो हम जीत लिए मद्रास, कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, तो लालची किस्म का व्यक्ति है, तो ये कहता है डुप्ले कि नहीं भाई, मैं घूस नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे घूस नहीं चाहिए, मुझे तो मद्रास चाहिए था, मैंने बदला ले लिया, मद्रास पे हमने कैप्चर कर लिया। तो ला ब्रूडेने की बात को ये इनकार कर देता है डुप्ले। तब क्या करेगा? ला ब्रूडेने डुप्ले से नाराज हो जाएगा और अंग्रेजों से घूस लेकर ला ब्रूडेने वापस चला जाएगा मॉरिशस। अंग्रेजों से घूस लेकर ला ब्रूडेने जो है वापस यहां से लौट जाएगा मॉरिशस। अब मॉरिशस जब लौटा तो अब डुप्ले हो गया अकेले, ये डुप्ले हो गया अकेले। तब क्या होगा? फिर तीसरी घटना क्या होगी? फिर अंग्रेजों का मद्रास पर कब्जा। ठीक है, देखिए अब ये मद्रास कभी फ्रांसीसियों के पास जा रहा है, कभी अंग्रेजों के पास जा रहा है। देखिए क्या पहली घटना हुई। कमांडर बार्नेट सबसे पहले क्या करता है? फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करता है, उसको तोड़ देता है। मतलब कमांडर बार्नेट की अंग्रेजी सेना और जहाज को डुबो दिया जाता है। इससे डुप्ले नाराज होगा। डुप्ले ने किसको बुलाया हुआ है? मॉरिशस से फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडेने को बुलाया हुआ है। अब दोनों मिलके मद्रास पर कब्जा कर लेंगे, मद्रास पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन ला ब्रूडेने जो है वो लालची है, वो घूस ले लेता है अंग्रेजों से और वापस लौट जाता है। फिर डुप्ले जो है अकेले पड़ जाएगा और फिर तीसरी घटना क्या होगी? अंग्रेजों का फिर मद्रास पर कब्जा। तीन घटनाएं हुई है, मैंने लिख दिया 1, 2 और 3। ठीक है, पहली बार में कमांडर बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, डुप्ले ला ब्रूडेने ने फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों का मद्रास पर कब्जा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ला ब्रूडेने वापस लौट जाता है अंग्रेजों से घूस लेकर, डुप्ले पड़ जाएगा अकेले और फिर अंग्रेजों का मद्रास पर कब्जा हो जाएगा। अब जब अंग्रेजों पर कब्जा हो जाएगा मद्रास पर, तो ये बड़ा डिमोरलाइजिंग है। किसके लिए? डुप्ले के लिए। ठीक है, अब डुप्ले क्या करेगा? डुप्ले जाएगा किसके पास? डुप्ले जाएगा अनवरुद्दीन के पास। ठीक है, इस अनवरुद्दीन के पास जाएगा, इस नवाब के पास, और वो कहेगा कि भाई देखिए, मैं मद्रास पर फिर अटैक करने जा रहा हूं, मैं मद्रास पर अटैक करूंगा और आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। निश्चित तौर पे यह हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि ये नवाब है। ये बोल रहा है कि देखिए भाई आप शांत बने रहिए, मैं मद्रास पे अटैक करूंगा और मद्रास को जीतूंगा, और जीतने के बाद आप हस्तक्षेप इसमें मत कीजिए। जब जीतूंगा तो मुझे मद्रास नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक चुनौती बना दिया है अंग्रेजों ने मद्रास को, इसलिए मेरा मकसद है मद्रास को जीतना। जब मैं जीत लूंगा तो फिर आपको वापस दे दूंगा, ये मद्रास मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए आप हस्तक्षेप मत कीजिए। ये अनवरुद्दीन से कहता है। कौन? डुप्ले। ये डुप्ले कहता है अनवरुद्दीन से कि भाई आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे लड़ने दीजिए। अब क्या होता है? फिर चौथी जो घटना होगी, डुप्ले क्या करेगा? मद्रास पर कब्जा।
डुप्ले मद्रास पर कब्जा कर लेगा। अब देखिए 4 घटनाओं को आप याद रखिए। कमांडर बार्नेट ने पहले फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया, उसके बाद ला ब्रूडे ने डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडे को बुलाया है, उसकी सहायता से मद्रास पर फिर दोबारा कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, ला ब्रूडे ने घूस लेके वापस चला जाएगा, तो डुप्ले अकेले पड़ जाएगा, फिर अंग्रेजों का मद्रास पर कब्जा हो जाएगा। और फिर चौथी बार में क्या होगा कि डुप्ले द्वारा फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब इस बार क्या करेगा, इसके लिए मद्रास एक चुनौती हो गई। ये कह रहा है जाके ये अनवरुद्दीन से मिलता है, जो कर्नाटक का नवाब है, वो कहता है कि भाई मैं मद्रास पर अटैक करने जा रहा हूं और आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिए, मुझे मद्रास नहीं चाहिए, बस एक चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने मद्रास पे कब्जा किया है तो मुझे मद्रास उनके हाथ से छीनना है और आप इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप मत कीजिए, मैं जीतूंगा और आप ही को दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर फिर कब्जा कर लेता है। तो ये 4 घटनाएं आपके सामने हो गई। अब देखिए क्या होगा जब डुप्ले यहां मद्रास पर कब्जा कर लेगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। यहां पे मैं मिटा देता हूं। डुप्ले जो है ये क्या कर रहा है कि ये मद्रास पे कब्जा कर लिया। जब मद्रास पे कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा, मद्रास पे कब्जा करने के बाद अनवरुद्दीन कहेगा भाई कि आपने तो वादा किया था कि मद्रास आप हमें दे दोगे, अब आप मद्रास खाली कर दो। अब डुप्ले मना कर देगा। 5वीं घटना क्या हो जाएगी कि डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने अनवरुद्दीन जो नवाब है कहां का, कर्नाटक का, इसको मद्रास देने से मना कर दिया। मद्रास देने से मना कर दिया। अब अनवरुद्दीन तो नाराज होगा और इसी बात को लेकर अनवरुद्दीन की सेना और डुप्ले की सेना के बीच लड़ाई होगी। देखिए अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो मना कर देगा मद्रास खाली करने से या मद्रास अनवरुद्दीन को देने से, क्योंकि इसने वादा किया था, तो अब क्या करेगा, इसका रिजल्ट कि अनवरुद्दीन की सेना और डुप्ले की सेना में लड़ाई होगी। तो अनवरुद्दीन की सेना की तरफ से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसका बेटा महफूज खान। महफूज खान वर्सेस इधर है डुप्ले, ये फ्रांसीसी सेना को लीड कर रहा है, वर्सेस फ्रांस कहिए, यानी कि इसको लीड कौन कर रहा है, डुप्ले। ठीक है, ये अब लड़ाई हो जाएगी और इसी लड़ाई को नाम दिया गया, ये कहां पे होती है लड़ाई, यही मद्रास के पास एक जगह है सेंट थोमे, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थोमे। अब सेंट थोमे जो है मद्रास के निकट है, THOME, या इसी को कहा जाता है, मैंने शुरू में ही बताया, बैटल ऑफ अड्यार, क्योंकि यहीं पर मद्रास के पास अड्यार नदी है, सेंट थोमे और अड्यार नदी बिल्कुल पास है। सेंट थोमे जो है अड्यार नदी के पास ही है। तो बैटल ऑफ सेंट थोमे यहां पर होता है और इसीलिए मैंने बताया कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर का एक महत्वपूर्ण युद्ध है बैटल ऑफ सेंट थोमे या और बैटल ऑफ अड्यार। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि 10,000 वाली महफूज खान की सेना है और 1,000 वाली डुप्ले की सेना है। 10,000 सैनिक महफूज खान की सेना में है और 1,000 सैनिक फ्रांसीसी सेना में है डुप्ले के पास, लेकिन इसमें फ्रांसीसियों की जीत हो जाएगी। ठीक है, यहां पर फ्रेंच विक्ट्री। तो सेंट थोमे के युद्ध में या बैटल ऑफ अड्यार में किसकी जीत हो जाती है, फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है।
एक बड़ी सेना है अनवरुद्दीन की, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है उसका बेटा। उसको कौन लीड कर रहा है? अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान। और इसकी 10,000 सैनिक वाली सेना को डुप्ले की 1,000 सैनिक वाली सेना बुरी तरह मात देती है सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अड्यार में, और इस तरह से यहां पर फ्रेंच विक्ट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहां तक आपने देखा कि फर्स्ट कर्नाटक वार को, यही महत्वपूर्ण युद्ध है बैटल ऑफ सेंट थॉमे और बैटल ऑफ अड्यार फर्स्ट कर्नाटक वार में, और इसीलिए इस फर्स्ट कर्नाटक वार को इस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे क्या होगा? यहां तो फ्रेंच विक्ट्री हो गई, अब आगे क्या होगा कि तब तक 1748 में, देखिए आगे 1748 में मैंने शुरू में ही बताया टेबल में कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो है ये खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में जो वार ऑफ सक्सेशन है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की समस्या जो है ये खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के साथ साथ ये जो युद्ध है यूरोप में बंद हो जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा? इस युद्ध का अंत हो जाएगा, एक ट्रीटी होगी, एक्सला-शापेल की ट्रीटी के साथ ही उत्तराधिकार की समस्या खत्म हो गई ऑस्ट्रिया में, और ट्रीटी हो जाती है फिर एक्सला-शापेल की, और इसी के साथ युद्ध बंद हो जाएगा। किसका? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन वार जो है इसका एंड हो जाएगा। तो एक तरह से देखेंगे कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो है वो ट्रीटी ऑफ एक्सला-शापेल के साथ ये खत्म हो जाता है। अब यहां पे होगा क्या कि ट्रीटी ऑफ एक्सला-शापेल के तहत अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इस ट्रीटी के बाद देखिए यहां पर ट्रीटी ऑफ एक्सला-शापेल जो हुआ, अंग्रेजों को मिल गया, अंग्रेजों को मद्रास दे दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास दे दिया गया, और फ्रांसीसियों की भी एक वहां पर फ्रांसीसियों का क्षेत्र अमेरिका में था जो अंग्रेजों के कब्जे में था। वो क्षेत्र क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिया। तो भारत में मद्रास जो है फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को लौटा दिया, और अमेरिका में एक क्षेत्र था, वो क्षेत्र था फ्रांसीसियों का जिस पर ब्रिटिश कंट्रोल था, ब्रिटिश नियंत्रण था। तो वो ब्रिटेन ने क्या किया कि वो फ्रांस को लौटा दिया। तो इस तरह से मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया, और अमेरिका में जो क्षेत्र था फ्रांसीसियों का वो फ्रांसीसियों को मिल गया, और इसी के साथ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है उसका एंड हो गया। तो अब ये सवाल बनेगा कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? तो मैच ड्रॉ रहा। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं रहा फर्स्ट कर्नाटक वॉर का। ठीक है, आपको रिजल्ट दिखेगा तीसरे कर्नाटक वॉर में, ठीक है ना, और दूसरे में भी कुछ दिखाएगा। तीसरे में फाइनली आप देखेंगे कि वांडीवास की लड़ाई होगी 1760 में, और ब्रिटिशर्स जो हैं फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता को भारत में बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट कर्नाटक वार का रिजल्ट जो रहा वो ड्रॉ रहा, ना कोई जीता ना कोई हारा। हाँ, मद्रास से खेल शुरू हुआ, मद्रास ऑलरेडी अंग्रेजों के पास था और अंग्रेजों के पास पहुंच गया। फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र अमेरिका में था, वो जो कि अंग्रेजों के कब्जे में था, वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिया। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र को लौटाया, एक ने अमेरिका में लौटाया, एक ने भारत में लौटाया, और मैच जो रहा वो अनिर्णित रहा। तो इस तरह से फर्स्ट कर्नाटक वार जो है वो अनिर्णित रहा, रिजल्ट यही हुआ। यहां पर जो सवाल आएगा, अब देखिए यहां पर कुछ सवाल को आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, कि यहां पर पूछ देगा कि भाई फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय पौंडीचेरी में
फ्रांसीसी जो गवर्नर था या एडमिनिस्ट्रेटर था कौन था, तो ये डुप्ले था, ये आपको लिखना होगा, ये डुप्ले। और अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो निकोलस मास था। ठीक है, डुप्ले ने सहायता के लिए किसको बुलाया था मॉरिशस से, तो ला ब्रूडेले को मैंने पहले लिखवा दिया है। ठीक है, और कब शुरू हुआ कर्नाटक, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 में, कब खत्म होता है 1748 में, और कैसे खत्म होता है, तो एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी के साथ ही फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन जो है वार है। पहले क्या होगा 1748 में ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार की समस्या खत्म होगी और उसके बाद ट्रीटी हो जाएगी एक्स-ला-शापेल की फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, और इसी के साथ इस वॉर का एंड हो जाएगा। तो एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी के साथ ही लिखिएगा, एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी के साथ ही, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, मैंने टेबल में बनाया हुआ है। ये वार एंड हो जाता है और क्या होता है कि जो मद्रास को लेकर खेल शुरू हुआ था, मद्रास अंग्रेजों का क्षेत्र था यहां पर भारत में, और इसी पर फ्रांसीसियों ने इस पे विजय हासिल की थी। तो बाद में ये क्षेत्र लौटा दिया जाता है अंग्रेजों को। तो ये जो है अंग्रेजों को लौटा दिया गया, क्या लौटा दिया गया, मद्रास, इस ट्रीटी के तहत। किस ट्रीटी के तहत, एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी के तहत। ठीक है, अब यहां पे सवाल आएगा कि फर्स्ट कर्नाटक वार को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए बैटल ऑफ सेंट थॉमे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बैटल ऑफ अड्यार। कोई भी पूछ दे या पूछा जाए कि बैटल ऑफ सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अड्यार किस युद्ध का महत्वपूर्ण पार्ट है या इसका संबंध किससे है, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर से। एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी का संबंध किससे है, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर से। अच्छा, बैटल ऑफ सेंट थॉमे में युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच। अनवरुद्दीन की तरफ से कर्नाटक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान। ठीक है, और फ्रांस की तरफ से डुप्ले। और इस युद्ध का जो निर्णय क्या हुआ था, तो रिजल्ट इसका था महफूज खान और फ्रांसीसी, महफूज खान और डुप्ले की जब भिड़ंत होती है बैटल ऑफ सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अड्यार में, तो इसमें फ्रांसीसी विक्ट्री होती है, फ्रेंच विक्ट्री होती है। और पहली बार ऐसा होगा भारत में कि 1000 वाली ये जो सेना है वो किसी भारतीय सेना को हरा रही है। यहाँ पर इतनी बड़ी सेना है, 10,000 वाली सेना है महफूज खान की, तो उसको हरा रही है। तो ये सब घटनाएं यहाँ पर होगी। ठीक है, और इस तरह से जो टोटल घटनाएं आपने देखी यहाँ पर क्या क्या हुआ था वो मैंने पूरा बता दिया है। ये पूरा रीजन क्या था, रीजन आपसे पूछ दिया जाए, टेबल में ही मैंने बता दिया था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की समस्या थी, कहां पे, तो ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और इसी को लेकर फर्स्ट कर्नाटक वॉर शुरू हुआ था। लोकेशन क्या था कर्नाटक वॉर का, तो यही लोकेशन है, मैंने लोकेशन बताया था आपको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होगी। किसको भेजा अंग्रेजों ने निकोलस मार्स की मदद के लिए, तो कमांडर बार्नेट को सेना लेके भेजा था। ठीक है, कमांडर बार्नेट। तो ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए। कर्नाटक का नवाब उस समय कौन था, तो अनवरुद्दीन था। ठीक है, तो ये सब मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड कर्नाटक वॉर की। तो अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.